नमस्कार। मैं रणजीत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का टेस्टिंग बाई रोजगार वेत अंकित परिवार पर। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं सब स्वस्थ हो, मस्त हो, घर बैठ करके तैयारी का एंजॉय कर रहे हो। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट पॉलिटी क्लास 2 का। और आज का अपना चैप्टर है दोस्तों सेकंड क्लास 6 का। आज का जो अपना चैप्टर है कक्षा 6 का, कक्षा 6 पॉलिटी और लेसन नंबर 2। लेसन नंबर कौन सा है? 2। कल हम लोगों ने बात की थी विविधता के बारे में, डाइवर्सिटी के बारे में। आज हम बात करेंगे विविधता और भेदभाव, डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, हमारे समाज के अंतर्गत किस प्रकार से भेदभाव होता है और विविधता और भेदभाव दोनों में अंतर क्या होता है। मिलते जुलते शब्द लग रहे हैं ना आप लोगों की? विविधता या भेदभाव शायद सर एक ही तो होंगे ना, या एक ही हो सकते हैं, लेकिन मैं बोलूं आपको कि दोनों अलग अलग है। हाँ बिल्कुल है। जब दोनों एक ही होते तो शब्द दो क्यों होते? एक ही हो जाता फिर तो। अरे भाई, जब भेदभाव और विविधता एक होती तो एक ही शब्द हो जाता, अलग अलग क्यों होता? आज के सेशन में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आ जाइए, मेरे साथ जुड़ चुके हैं सोनी देवी, स्टूडेंट फनी, नीतू पांडे, उजाला पटेल, के.एम. दुर्गेश, सुस्मिता एमडी टीचर, दुर्गेश, प्रतिमा, सपना मौर्य। सबको नमस्कार, सबको राधे राधे, सबको जय श्री कृष्णा, सबको गुड आफ्टरनून। ठीक है, सबका नाम ले दिया भाई। जो बच्चे बच गए हैं वो समझ लेना कि क्लास में जितने भी प्यारे बच्चे हैं सबका स्वागत है। आइए बिना किसी देरी के अब शुरुआत करते हैं हम लोग। ये एक डायग्राम देख रहे हो आप लोग। इस डायग्राम के अंतर्गत आपको क्या दिख रहा है? भेदभाव दिख रहा है कि विविधता दिख रही है? मुझे बताओ देखे आप लोग। भाई यहां पर देखो, एक महिला है, इसने अलग प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं। यहां पर ये पुरुष है, उसने अलग प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं। यहां पर ये फिर महिला है, अलग प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं। इस पुरुष ने फिर अलग प्रकार के कपड़े हैं। ये जो पुरुष है चेयर के ऊपर बैठा है, ये महिला देखो, ये पुरुष देखो, ये महिला देखो, सबने अलग अलग कपड़े पहन रखे हैं। ये भेदभाव है कि विविधता है? ये डाइवर्सिटी है, ये विविधता है मेरे दोस्तों, डाइवर्सिटी है कि है महिला पुरुष दो है ये, लेकिन सबने कपड़े हैं वो अलग अलग पहन रखे हैं। सबके कपड़ों में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं हैं दोस्तों, विविधताएं हैं। ठीक है साहब। अब हम बात करते हैं कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं। ये कई चीजों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और इसके इतिहास पर असर पड़ता है। बोलो पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं कि कोई उत्तर प्रदेश का बच्चा है, कोई हरियाणा का बच्चा है, कोई राजस्थान का बच्चा है, कोई बिहार का बच्चा है, अक्सर आप लोग देखो, अगर मैं भारतीय खेल के अंतर्गत बात करूं, अभी कुछ दिन पहले ही ओलंपिक खत्म हुए हैं। ओलंपिक की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो पदक लेकर के आता है, आजादी के बाद से देख लो, हरियाणा राज्य लेकर के आता है। यानी जितने पदक हरियाणा राज्य अकेला लेकर के आता है, उतने पदक पूरे भारत के बाकी के जो 27 स्टेट है वो मिलकर के ही नहीं ले पाते हैं। ऐसा क्यों है? हम क्रिकेट की टीम के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी है मुंबई दिल्ली के खिलाड़ी मिलेंगे। भाई भारतीय क्रिकेट टीम में आप बात करो, सबसे ज्यादा जो क्रिकेटर मिलेंगे, अगर 11 है तो 11 में से हर टीम में कम से कम 2, 3, 4 खिलाड़ी तो केवल मुंबई के मिल जाएंगे आप लोगों को। इतना बड़ा देश हमारा, तमिलनाडु है, केरल है, नॉर्थ ईस्ट है, हम नॉर्थ ईस्ट के बहुत कम प्लेयर देखते हैं। असम का भी एक प्लेयर आया है, अपना नाम है उसका पराग, है ना, क्या नाम है उसका पूरा नाम? पराग, राजस्थान रॉयल्स में खेलता था, उसका पूरा नाम मिस कराओ में, पराग नाम है उसका। वो अब असम से एक प्लेयर है, बाकी असम का कोई प्लेयर ही नहीं है हमारी टीम में। ये ऐसा क्यों होता है? ये सब हमारे दोस्तों किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे भूगोल के ऊपर, हमारे इतिहास के ऊपर। सर इसमें इतिहास और भूगोल कहां से आ गया? बिल्कुल आप लोगों की बात सही है। मैं दूसरा आपको इसी के अंतर्गत बताऊं, जैसे दक्षिण भारत का कोई बच्चा है, तमिलनाडु का है, केरल का है, क्या वो कभी भी गर्मियों के कपड़े हैं वो पहनेगा?
कभी वो सर्दियों के कपड़े पहनेगा, कभी नहीं पहनेगा, उसको जरूरत ही नहीं है। हाँ, रियान पराग, बिल्कुल रोहन सिंह, रियान पराग, उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वहां का मौसम ही ऐसा है, वहां का भूगोल ही ऐसा है। अगर हम राजस्थान के ट्रेडिशनल जो मारवाड़ के लोग हैं, मारवाड़ जाति के लोग हैं, जाति नहीं है, मारवाड़ एक मतलब क्षेत्र है, वहां की बात करें तो वहां पे लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, अभी तक वो धोती कुर्ता पहन रहे हैं। क्यों? वहां का इतिहास रहा है। वहां की महिलाएं देखो, राजस्थान में शादी करने के बाद महिलाएं ओढ़नी, लहंगा, चुनरी वो ओढ़ती है। हरियाणा के अंतर्गत देखो, वहां की महिलाएं सलवार सूट पहनती है हमेशा से। ऐसा क्यों? उनका इतिहास रहा है। तो हम क्या है, कैसे हैं, ये सब हमारे इतिहास और भूगोल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम संक्षेप में बात करें तो कुछ चीजें हैं कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। बिल्कुल सही बात है भाई साहब कि इंडिया इज ए कंट्री विथ हाउ मेनी वेरिएशन, वेरिएशन की जगह डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग करेंगे हम लोग। कितना डाइवर्सिटी है हमारे देश के अंतर्गत। संसार में 8 मुख्य धर्म है। अगर दुनिया के बारे में बात करें तो दुनिया में लगभग 8 धर्म है। उन 8 में से सभी धर्मों के अनुयायी यानी उनके मानने वाले जो भक्त होते हैं वो भारत के अंतर्गत रहते हैं। सोचो, और 1600 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं। अब आप सुनोगे कि सर हमने तो हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं के बारे में सुना है। दुनिया भर में लगभग 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। जो लोगों की मातृभाषाएं हैं, यहां 100 से ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। आप बिहार के अंतर्गत देखो छऊ नृत्य होता है, असम में देखो छऊ नृत्य होता है, राजस्थान का घूमर नृत्य है, गुजरात का गोरबंद नृत्य है, गरबा नृत्य है। दक्षिण भारत में जाए हम कुचिपुड़ी नृत्य देखते हैं, भरतनाट्यम देखते हैं। राजस्थान उत्तर प्रदेश का कथक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का कौन सा है दोस्तों? कुचिपुड़ी नृत्य है। मतलब हर राज्य का अलग अलग, ये तो मैंने आपको 5-6 नृत्यों का नाम बताया है, 100 से अलग नृत्य हैं। गुलाबो सपेरा का नाम सुना होगा, जिनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, वो कालबेलिया नृत्य करती है। ब्रज कुमार शर्मा जी जिनके मृत्यु हो गई, वो कथक नृत्य से संबंधित, लखनऊ राजघराने से संबंध था उनका। यानी 100 से भी ज्यादा प्रकार के नृत्य हैं वो भारत में किए जाते हैं। ठीक है, यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत भिन्न होते हैं। हालांकि यह बात सही भी है, गलत भी है कि मान लो मैं हिंदी भाषा में कंफर्ट हूं, मुझे हिंदी भाषा अच्छी आती है, तो मैं दोस्ती हिंदी भाषा वाले से ही करूंगा, अंग्रेजी भाषा वाले से नहीं करूंगा। अगर कोई लड़की वो किसी दोस्ती करेगी तो वो ज्यादातर लड़कियों से ही करेगी। अब इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो लड़कों से नफरत करेगी। अब मुझे हिंदी भाषा आती है, इसका मतलब ऐसा नहीं मैं अंग्रेजी वाले से बात ही नहीं करूंगा, कन्नड़ वाले से बात ही नहीं करूंगा, तमिल वाले से बात ही नहीं करूंगा, या तेलुगु वाले से बात ही नहीं करूंगा। लेकिन ऐसा भी क्या होता है क्या सर? बिल्कुल ऐसा भी होता है। कैसे? जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्वाग्रही की सोच। आपने नाम सुना है पूर्वाग्रही क्या होता है? अरे पूर्वाग्रह के बारे में नाम सुना है आप लोगों ने? बताना देखिए एक बार। हमें बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों है। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं, अपने से अलग दिखने वाले के बारे में। और उस राय को बारे में क्या होता है दोस्तों, जैसे राय बना लेते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हो वो दिखने में कैसे होंगे, शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो आलसी होते होंगे। वो देखते हैं नहीं देखते, आदिवासी समुदाय के जो लोग होते हैं वो कैसे होते होंगे। क्लास बार बार रुक रही है क्या? बफरिंग हो रही है क्या? एक बार देखना, जो क्लास है वो बार बार बफरिंग हो रही है क्या? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इंटरनेट की प्रॉब्लम है। ठीक है, आ जाओ। हाँ, ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना, थोड़ी घड़ी नेटवर्क की समस्या आ जाती है मेरे प्यारे बच्चे, इसकी वजह से हो रहा है। ये नेटवर्क की वजह से ही हो रहा है, अटक रही है ना बार बार क्लास, नेटवर्क बफरिंग हो रही है ना, नेटवर्क की वजह से हो रही है।
अब देखो ऋतु श्रृंखला पूर्वाग्रह क्या होता है, एक मिनट देखो ये बताऊं मैं, उसके बाद में बताता हूं कि मैं कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं। हम देखते हैं ये तो गांव का गंवार आदमी है, और अक्सर इस प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप फिल्मों के अंतर्गत देख लो, आम भाषा में देख लो, गांव के लोग को ऐसे दिखाया हुआ होता है कि ये कुछ जानता ही नहीं है, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को आलसी एवं सिर्फ पैसे में सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, भाई मुझे एक बात बताओ, जब हम मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, या किसी के बारे में सुनते हैं, शहर वालों से सुनेंगे तो वो क्या बोलेंगे, गांव का आदमी गंवार होता है, यानी उसको कुछ नहीं आता है। क्या ऐसा संभव है? हम लोग शहर के लोगों के बारे में सोच लेते हैं पहले से कि यार शहर के जो लोग हैं वो बहुत आलसी होते हैं, उनके कोई काम नहीं होता है, वो सेल्फिश होते हैं, उनको केवल पैसों से मतलब नहीं होता है। अक्सर इस प्रकार के शब्दों का हम लोग प्रयोग करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि वो बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसा कि खतनों में दिया गया है, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रही है। अब पूर्वाग्रही के अंतर्गत क्या क्या चीजें शामिल आ जाती है? वो हर चीज जो हम मतलब जिसके बारे में हम सोचते हैं। जैसे जो चीजें आपकी किताब में दी गई है मैं उनके बारे में बताऊं। हमने सोच लिया कि यार ये गांव का आदमी है, ये गांव का आदमी है, इसके पास दिमाग नहीं होगा। ये पढ़ा लिखा आदमी है, इसके पास बहुत ज्यादा दिमाग होगा। ये नीची मतलब कपड़े वगैरह जिसने खराब पहन रखे हैं, ये कोई नीची जाति का आदमी होगा। जिसका रंग काला है, ये किसी कोई अछूत जाति का लोग होगा। कोई थोड़ा ज्यादा गोरा, कोई हैंडसम होगा, ये ऊंची जाति का लोग होगा। मतलब हम जिस आदमी के बारे में पहले ही धारणा बना लेते हैं, वो होता पूर्वाग्रह सोचना। वो पूर्वाग्रह सोचना। जैसे कोई लड़की है, कोई लड़की किसी से बात कर रही है, हंस करके बात कर रही है, लोग सोचते थे कि अरे यार देखो ये तो इस लड़के से हंस हंस के बात कर रही है, उसके चरित्र के बारे में लोग जज कर लेते हैं। पूर्वाग्रही सोच होती है। कोई लड़का, मान लो इसका सेम उदाहरण, अगर वो किसी लड़की से बात कर रहा है या कोई और काम कर रहा है तो पहले ही सोच लेते हैं। मतलब एक लाइन में अगर मैं शब्द बताऊं ना आप लोगों को, तो वो आता ना कि लोग क्या कहेंगे। अगर हम कोई काम करते हैं, करने से पहले ही हमारे बारे में कोई धारणा बना लेता है, वो होता है पूर्वाग्रही। भाई लोग क्या कहेंगे, ये एक प्रकार से पूर्वाग्रही तो है। अब आप लोगों को बोले कि आप सीटेट की तैयारी करना स्टार्ट कर दो, अब कई आपके भी पड़ोसी हैं, आपके घर में भी है, चाहे आपकी सास भी है, जिन महिलाओं की शादी हो रखी है, तो सासू माँ तो ये बात जरूर बोलती है कि पढ़ करके क्या कर लेगी, कौन सी कलेक्टर नहीं बन जाएगी, कौन सी मास्टर नहीं बन जाएगी। वो आपके बारे में पहले से ही पूर्वाग्रही हो जाती है। आप वहां नेगेटिव चले जाते हो कि अरे यार मेरे बारे में इसने ऐसे कैसे बोल दिया। क्या ये सही होता है? नहीं होता है। पूर्वाग्रही सोच हमेशा नकारात्मक ही होती है, ऑलमोस्ट। ठीक है। अब देखो इसके अंतर्गत कि जब हमने सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा है और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। हम खाना खाते हैं, हम अक्सर हाथ से तोड़ करके अपने खाना खाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो चम्मच से खाना खाते हैं। अब इसका मतलब ऐसा थोड़ा ना हो गया कि चम्मच से खाना खाने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं, हाथ से खाना खाने वाले लोग अच्छे होते हैं। कुछ लोग होते हैं केवल वेज खाना खाते हैं, कुछ लोग होते हैं केवल नॉन वेज खाना खाते हैं। तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि वेज खाने वाले लोग होते हैं वो अच्छे होते हैं, नॉन वेज खाने वाले अच्छे नहीं होते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना, बिल्कुल नहीं होता। लेकिन हम अपने मन में ऐसे ही सोच लेते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, तो हम अन्य भाषाओं से बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम अक्सर स्कूल में देखते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे का दोस्त हिंदी मीडियम वाला होगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे का दोस्त इंग्लिश मीडियम होगा। अभी 3-4 रोज पहले की बात है, मेरे से एक मतलब टीचर्स ही थे, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, उनसे थोड़ी सी ऐसी डिबेट हो गई कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होता है वो बहुत कमजोर होता है और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं बहुत तेज होते हैं। तो मैंने उसमें कम से कम आधे घंटे 1 घंटे तक हमने डिबेट की। मैंने एक एक तर्क बताया कि भाई अंग्रेजी केवल भाषा है, न कि कोई ज्ञान है। इंग्लिश जस्ट ए लैंग्वेज, नॉट ए नॉलेज। आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? हिंदी मीडियम के बच्चे को वो सुविधाएं, वो संसाधन नहीं मिले जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे को मिले। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि नहीं यार ये तो इंग्लिश बोलता है, यार ये तो तमिल बोलता है, यार ये तो संस्कृत बोलता है, हम इससे बात ही नहीं करेंगे। और हम हिंदी बोलते तो हमें तो हिंदी अच्छी लगती है। हम दूसरों के बारे में सब कुछ पहले ही सोच लेते हैं। ठीक है, हम कई चीजों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास,
उसकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं आदि। कपड़ों में देखते हैं कोई एक, आप कुछ दिन पहले एक फोटो वायरल हुई थी, बोर्निया के राजा थे। बोर्निया के राजा जब यूएनओ के अंतर्गत बैठे, यूएनओ में आप हम सबको पता है जितने भी भारत में दुनिया में देश हम पे चाहता हूं 193 देश है, वो सबके प्रतिनिधित्व करने वाले वहां जाते हैं, सब अपने अपने कपड़े पहनकर, बस सीधी सी बात है, जो वहां जाएगा कपड़ा पहन के जाएगा। लेकिन बोर्निया का जो नेतृत्व करता था, वहां का राजा था, वो अपनी ही वेशभूषा में गया, जो यहाँ पे पत्ते बांध रखे हैं, अपने चारों तरफ यहाँ पर पत्ते बांध रखे हैं। उसकी फोटो एक बहुत अच्छी वायरल हुई थी। तो क्या हम उनके कपड़े देख करके जज कर सकते हैं क्या कि यार इसने तो ऐसे कपड़े पहन रखे हैं? गांव में देखते हैं, गांव में महिलाएं अलग प्रकार के कपड़े पहनती हैं, शहरों में महिलाएं अलग प्रकार के कपड़े पहनती हैं। और जगह का भी मैं फर्क बताऊं आप लोगों को, तो आप देख सकते हो हरियाणा में आपको अलग कल्चर मिल जाएगा, राजस्थान का अलग मिल जाएगा, यूपी का अलग, बिहार का अलग, नॉर्थ ईस्ट में आपको अलग मिल जाएगा। ऊपर नॉर्थ में जाएंगे हम, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में जाएंगे, वहां हमको अलग मिल जाएगा। ठीक है। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। हम बोलते हैं यार ये तो इंग्लिश बोलने वाला, मैं इससे बात नहीं करूंगा। अरे इसने तो छोटे कपड़े पहन रखे, इस लड़की ने तो, ये तो अच्छी नहीं होगी। अरे इस लड़की ने तो धोती कुर्ता पहन रखा, ये लड़का तो गांव का गंवार होगा, मैं इससे बात ही नहीं करूंगा। ये तो शहर का आदमी है, स्वार्थी है, मैं इससे बात नहीं करूंगा। ये तो गाँव का आदमी गंवार है, मैं इससे बात नहीं करूंगा। ये तो लड़की सब लड़कों से बात करती है, मैं इससे बात नहीं करूंगा। क्यों भाई? क्यों? अब इस पूरी चीज जो हमने पढ़ी, इसका एक निचोड़ क्या होता है? एक निचोड़ क्या होता है कि देखो, जो लेखक आपको बताना चाहता है कि यार कभी भी है ना, किसी के बारे में पूर्वाग्रही मत बनो। मेरी क्लास में अक्सर ज्यादातर लड़कियां हैं आज की क्लास के अंतर्गत, क्योंकि सीटेट की तैयारी घर में बैठी हुई वही करती है ऑलमोस्ट, लगभग की मेरे हिसाब से शादी भी हो चुकी होगी। जिसकी नहीं हुई उनको मैं बता दूं, कभी भी किसी के बारे में पूर्वाग्रह, अब और पूर्वाग्रह ज्यादातर महिलाओं में होता है। देखो मैं बताऊं, ये बात किसी को बुरी लग सकती है, लेकिन ग्रामीण इलाके के अंतर्गत क्या होता है, शहरी में क्या होता है, अब महिलाएं पहले सोच लेती कि देखो इसकी सास ये है, इसकी ननद ऐसी है, इसका पति ऐसा है, इसका ससुर ऐसा है, ये है वो है, इसको हिंदी नहीं आती, इसको इंग्लिश नहीं आती, इसको संस्कृत नहीं आती, ये घर में काम नहीं करती, ये अपने पति की इज्जत नहीं करती है, अपनी सास की इज्जत नहीं करती है। भाई हम कौन होते हैं ये बोलने वाले? हम कौन होते हैं ये बोलने वाले? तो हमेशा ध्यान रखो, किसी के बारे में पूर्वाग्रही कतई बात नहीं करनी है आप लोगों को। ये अब तक जो हमने पढ़ा यही बताया कि आपके द्वारा पूर्वाग्रह की गई बात 100% गलत होती है। गांधी जी ने एक बात गांधी जी थे, वो कौन बोलते थे, एक बात बोलिए ना कि कानों से सुनी हुई बात और आंखों से देखी हुई बात को ही हमेशा सच मानना चाहिए। हम केवल किसी के बारे में ऐसे सोचते हैं ना, वो बात सत्य नहीं होती कि मैंने इसके बारे में सोचा कि यार ये आदमी ऐसा हो सकता है। कोई इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट, हम सोचते यार ये इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, इसको बहुत अच्छा नॉलेज होगा। क्यों भाई? नॉलेज कैसे होगा? उसकी तो भाषा है। कोई हिंदी मीडियम का तो इसको नॉलेज होगा नहीं। ठीक है। फिर देखो, लड़कियों और लड़की में भेदभाव, समाज में लड़कियों और लड़कियों में कई तरह के भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित है। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है सब जानते हैं मेरे हिसाब से। आज हम जिस समाज के अंतर्गत रह रहे हैं, आज एक लड़की है, वो किसी बड़े शहर में पढ़ने के लिए उसके माँ बाप नहीं भेजते हैं। लड़का है, वो दिल्ली पढ़ सकता है, देहरादून पढ़ सकता है, जयपुर पढ़ सकता है, लखनऊ पढ़ सकता है, पटना पढ़ सकता है, इलाहाबाद पढ़ सकता है, जोधपुर पढ़ सकता है, सिक्कर पढ़ सकता है। लेकिन लड़की को अगर घर से बाहर निकालेंगे तो कितनी बार सोचेंगे? लड़का रात को 11 बजे घर पे आ सकता है, लेकिन लड़की शाम को अगर दिन भी ढल जाए, सूर्यास्त भी हो जाए और वो घर ना आए तो कितने फोन चले जाते हैं, कितने उसके बारे में पूर्वाग्रही बातें स्टार्ट करनी हो जाती है। हमारे देश के अंतर्गत, हमारे समाज के अंतर्गत आज ये भेदभाव कितना है। हाँ, मानते हैं शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आज की लड़कियां लड़कों के कंधों से कंधे मिलाकर चलती है, लेकिन गांव के अंतर्गत आज भी यही है मेरे प्यारे दोस्तों। हम लड़के या लड़की की तरह जन्म लेते हैं, यह तो ऐसे ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आइए देखिए इसके बारे में सच्चाई क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है। अब देखो, कुछ कथन है, जैसे मैं आपको बोलूं वे बहुत सुशील है, मैं 4-5 बातें लिखूं जिनके बारे में आप भी बताना। जैसे वे बहुत सुशील है, वे बहुत सुशील है। सुशील, सुशील का मतलब क्या होता है? सुसज्जन, है ना। वे बहुत सुशील है, सुशील है। ठीक है। और मैं बातें करूं तो जैसे वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ है। बलिष्ठ, बलिष्ठ का मतलब होता है बल वाला,
है ना, जोर है जिसमें ताकत है मेरे प्यारे दोस्त। फिर लिख लो वे रोते नहीं है, वे रोते नहीं है, वे रोते नहीं है, ठीक है साहब। फिर लिख लो इसके अंतर्गत वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण है, और चित्रकारी में निपुण है। निपुण का मतलब है अच्छा खासा उसको नॉलेज है, ठीक है। वे उद्यमी है, वे खेल में निपुण है, वे उद्यमी मतलब व्यवसायी है, उद्यमी है। और मैं बताऊं तो वे भावुक है, इमोशनल, वे भावुक है। अब इन शब्दों को जब हम देखते हैं ना, तो इनको देख करके ही हमारे दिमाग में पूर्वाग्रही हो जाती है, पूर्वाग्रही आ जाती है। वे रोते नहीं है। अब हम कहते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, सुना होगा शायद आपने, मर्द को दर्द नहीं होता, लड़के रोते नहीं है। भाई लड़के रोते नहीं है, भाई साहब ऐसा कहां पर लिखा हुआ लड़के रोते नहीं है? योजना चौधरी जी एनसीईआरटी बुक्स कितने में मिलेगी बेटा? आपको खरीदनी नहीं है बुक्स, है ना, आपको कोई भी पैसा खर्च नहीं करना है। आरडब्ल्यूए की टीम आपको निःशुल्क दे रही है, और इसकी पीडीएफ मैं वहीं पढ़ा रहा हूं। देखो ये मेरे सामने भी, ये मेरे पास किताब है ना, ये किताब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये 6th क्लास की किताब है ना, और इसका मैं दूसरा लेसन आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, और वो पूरा मैं इसमें लिख के लाया हूं, और इसकी पीडीएफ में आप लोगों के पास पहुंचा दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। आप केवल पढ़ने पे फोकस करो, जो चीज समझ में ना आए उसको आप एक बार नहीं 5 बार पूछो। हमेशा हमारी टीम आपके साथ है। आरडब्ल्यू परिवार भी एक दोस्तों संस्था नहीं, एक सोच है ये आप लोगों की, ठीक है ना। हमारा उद्देश्य यही है कि आप लोगों की हम जितनी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं उतनी हमारी पूरी टीम करेगी आप लोगों के लिए, ठीक है ना। हाँ, मतलब रोते नहीं है, ऐसा कहां लिखा हुआ है वैसा? वे बहुत सुशील होते हैं, लड़कियां बहुत सुशील होती है, लड़कियां बहुत सुंदर होती है। क्यों भाई, लड़के नहीं होते क्या? लड़कियां बहुत अच्छी नृत्य करती है, बहुत अच्छी चित्रकारी करती है, क्यों लड़के नहीं कर सकते क्या? लड़के उद्यमी होते हैं, लड़कियां नहीं हो सकती क्या? हो सकती है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हमारा जैसे जो छोटा बच्चा होता है, जब छोटा बच्चा 5 साल का बच्चा रोता है ना, छोटा बच्चा रोता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? अरे यार तू तो लड़का है, लड़का रोता थोड़ी ना है, यही बात बोलते हैं। अरे मेरा बेटा है, बेटा रोते थोड़ी है। जब बड़ा हो गया, वो 10 साल 12 साल का हो गया, कभी रोएगा तो हम उसको डरा देते हैं, अरे लड़के रोते थोड़ी ना है। बड़ा हो जाएगा, उसके दिमाग में एक वो धारणा बन जाएगी कि यार मैं तो लड़का हूं, मैं रोऊंगा थोड़ी ना, चाहे कितना ही दर्द हो जाए। आप ऐसे बहुत कम लड़कों या आदमियों को देखा होगा आप लोगों ने मेरे दोस्तों, जो रोते हैं, जिनकी आंखों में आंसू होते हैं। क्या सर जिनकी आंखों में आंसू होते हैं वो लड़के नहीं होते, वो कमजोर होते हैं क्या? कतई नहीं मेरे प्यारे डियर, कतई नहीं। लेकिन हमारे दिमाग के अंतर्गत वो एक भावना बन चुकी, एक धारणा बन चुकी मेरे प्यारे डियर। देखो हम इस कथन को लेकर वे रोते नहीं है, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है, तो माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप करा देते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो। लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं है। जैसे बच्चे बड़े होते हैं, ये विश्वास करने लग जाते हैं कि भाई साहब हम तो लड़के, हम तो रोएंगे नहीं। वही बात, मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं है। ऐसे तो आपने खूब सुने होंगे मेरे दोस्त। यहां तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो भी वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियां दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आता है या दर्द होता है। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। जब आपको दर्द होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन लड़की रो देती है। महिलाएं कहा जाता है कि महिलाओं का सबसे बड़ा हथियार आंसू होता है ना। बहुत जल्दी उनको आंखों में आंसू आ जाते हैं, मतलब फिर महिलाएं मजबूत ही नहीं है। इसका तो मतलब यही हुआ भाई, इसका तो मतलब यही हुआ कि फिर तो महिलाएं मजबूत ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। केवल हम अपने बच्चों को जो बातें बोलते हैं, बच्चे बड़े होते हैं और वही उनकी पूर्व धारणाएं बन जाती है। बात तो सही है सर। देखो आगे आओ। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर यह बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक बनाएंगे, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। स्कूल में पढ़ते हैं, हम सब पढ़े, मेरे साथ क्लास में जो लड़के हैं वो भी पढ़े। जब हम लोगों को टीचर ने मुर्गा बना करके पिटाई करते थे, हम रोते थे क्या? कभी नहीं रोते।
मैं तो सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, हमारे सरकारी स्कूल में तो भाई जूती, मास्टर जी पैर में से जूतियां निकाल करके जूती से पीटते थे, मुर्गे बनाकर लट इतने इतने लंबे डंडे लेकर के आते थे। आजकल के बच्चों को पीट करके दिखाओ, एक थप्पड़ तक मार दो, मम्मी अलग स्कूल में जाएगी, दादाजी अलग स्कूल में जाएंगे, दादी अलग जाएगी, ताऊ अलग जाएगी, मेरे बेटे को पीट दिया तो कैसे पीट दिया। और एक हम थे, आप में से भी शायद मेरी उम्र के कई लोग होंगे, मतलब मेरी उम्र ऐसा नहीं है कि मैं आजादी से पहले का हूं ना भाई आजादी से पहले का हूं, मतलब हमारे ऑलमोस्ट जो हम 30 साल से लगभग ज्यादा एज के हैं, 30 31 32 साल वाले हैं, हम जब पहले सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो टीचर कितना पीटते थे बच्चों को। आज पीटते हैं क्या? नहीं। और उधर लड़कियों को पीटते, लड़कियां तुरंत रोने लग जाती थी, लेकिन लड़के रोते नहीं थे, क्यों? वही मर्द को दर्द नहीं होता। दीक्षा बताइए ना कहां से मिले बेटा, ये मैं बता दूंगा आपको, लास्ट में बता दूंगा ये पीडीएफ कहां मिलेगी, है ना, आप घबराओ मत। राजेश पटेल ये भी बताऊंगा ट्यूशन कैसे बनते, सब चीजें बताऊंगा मेरे दोस्त में। असमानता और भेदभाव क्या होता है? इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन, देखो भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं। अब भेदभाव कैसे होगा? दो लड़का है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, ठीक है साहब। अब ए किसी अलग धर्म का है, बी किसी अलग धर्म का है। अब इन दोनों में आप धर्म के आधार पे कोई काम करने से रोकते हो, ये क्या होता है? आपका भेदभाव है। दोनों ने अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं, आप कपड़ों के आधार पे काम करने से रोकते हो, यह भेदभाव होता है। हमने पिछली क्लास के अंतर्गत पढ़ा था समीर ए और समीर दो, समीर एक और समीर दो, दोनों अलग अलग धर्म के थे, लेकिन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी, दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी। याद है शायद कल वाली क्लास में समीर एक और समीर दो, है ना भाई, याद है ना सब लोगों को? बिल्कुल। देखो किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते हैं, एक ही कुएं या हेडपंप से पानी नहीं लेने देते हो, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते हो, इसका मतलब है कि आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हो। हम जिस गली मोहल्ले में रहने की हमें तुम्हें नहीं रहने देंगे, तुम किसी दूसरे धर्म के हो, तुम किसी दूसरी जाति के हो। हम जिस कप में चाय पी रहे हैं हम तुम्हें नहीं पीने देंगे, तुम नीची जाति के हो, तुम ऊंची जाति के हो। हम जिस कुएं से, जिस हैंडपंप से, जिस तालाब से पानी पी रहे हैं वहां किसी दूसरे व्यक्ति को पानी नहीं पीने देंगे, क्यों? क्योंकि तुम नीची जाति के हो, तुम दूसरी जाति के हो। जो आज से 50 साल 60 साल 100 साल पहले होता था दोस्तों, और उसको खत्म करने के लिए हमारे संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी आया था, अस्पृश्यता का सिद्धांत, अस्पृश्यता का अंत, सॉरी सिद्धांत नहीं, जिसको हम छुआछूत का अंत बोलते हैं, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत बोला था। तो ये क्या है? भेदभावी है ना, ये भेदभाव ही है मेरे प्यारे बच्चों। फिर देखो भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पार्ट में समीर एक और समीर दो एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। उदाहरण के लिए उसका धर्म अलग था, यह विविधता का पहलू है। देखो धर्म दोनों का अलग अलग था, यह डाइवर्सिटी है हमारे देश की, लेकिन अगर धर्म के आधार पर आप काम करने नहीं देते वो भेदभाव है। मान लो एक व्यक्ति हिंदू धर्म का है, दूसरा व्यक्ति मुस्लिम धर्म का है। अब हिंदू धर्म का व्यक्ति शिक्षक बनेगा लेकिन मुस्लिम धर्म का व्यक्ति शिक्षक नहीं बनेगा, क्यों? यह भेदभाव है मेरे दोस्त। नीची जाति के व्यक्ति को आप शिक्षक नहीं बनने दोगे, ऊंची जाति का व्यक्ति है वो शिक्षक बन सकता है, यह भेदभाव है। नीची जाति के व्यक्ति को आप मंदिर में प्रवेश करने नहीं दोगे, जबकि ऊंची जाति का व्यक्ति वो मंदिर में पूजा पाठ करेगा, यह भेदभाव है। नीची जाति के व्यक्ति को आप किसी खेल में नहीं खिलाओगे, ऊंची जाति का व्यक्ति है वो खेल खेलेगा, यह भेदभाव है। ठीक है भाई, भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को भिन्न कोटि का मानते हैं। हिंदू धर्म की अलग पूजा पाठ होती है, मुस्लिम धर्म की अलग होती है, सिख की अलग होती है, ईसाई की अलग होती है, लेकिन हम तो बोलेंगे कि तो हम तो सबको हिंदुओं की तरफ ही मानेंगे, सबको मुस्लिमों की तरफ ही मानेंगे, सबको ईसाइयों की तरफ ही मानेंगे। ये क्या है? भेदभाव तो है सर। हाँ क्या हो गया भाई? मोनीराव योजना सोचा बट कितने की मिलेगी? पेपर 2 है काजूस, क्या बातें चल रही है भाई? हैं हरे बच्चों, क्या बातें चल रही है? देखो दोनों समीरों में एक और अंतर उसकी आर्थिक पृष्ठभूमि का भी था। समीर दो गरीब विविधता का पहलू कारण दफ्तर, अस्पताल, स्कूलों आदि में उसके साथ भेदभाव किया जाता है। भाई दोनों में एक और थी, एक समीर था पैसे वाले था, साइकिल वगैरह थी, दफ्तर में जाता था, दूसरा गरीब था। अब पैसे वाला और गरीब वाला
अब आप गरीब आदमी है, उसको किसी ऑफिस में नहीं जाने दोगे, गरीब आदमी है उसको किसी स्कूल में नहीं पढ़ाओगे, गरीब आदमी है उसको किसी अस्पताल में इलाज नहीं करोगे, ये भेदभाव है कि नहीं है? अपने भारत में एक राज्य है राजस्थान। राजस्थान के अंतर्गत क्या है, एक योजना है सरकार की, है ना, उसका नाम है दोस्तों, पहले तो भामाशाह योजना थी, फिर जन आधार हो गया, अभी शायद जन आधार ही है। 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज है। कितना? 25 लाख तक निःशुल्क इलाज, निःशुल्क इलाज। अब उसमें उन्होंने क्या कर रखा है, क्या कर रखा है कि भाई जितने भी सरकारी हॉस्पिटल है उन सबके अंतर्गत, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सबको यहां पर निःशुल्क इलाज मिलेगा। हाँ, एक क्राइटेरिया कहता है कि भाई जिसकी आय इससे ज्यादा, मान लो 8 लाख से आय ज्यादा है, 8 लाख से कम, हाँ, कि 8 लाख से ज्यादा है या 8 लाख से कम आय है, तो उनका इलाज नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उन सबका इलाज होगा, 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज होगा। हाँ हाँ, अरे भूमि गुप्ता बेटा मैं सब बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस तो रखो आप, पेशेंस तो रखो। आयुष्मान कार्ड, आयुष्मान अलग है दोस्तों, आयुष्मान भारत की, ये राजस्थान की अलग है। ठीक है, कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं दिया जाता, जैसे हमारे देश में आदिवासी है, आदिवासियों की जो संस्कृति उसको बहुत कम प्रायोरिटी दी जाती है, बहुत ज्यादा ये मुद्दा चलता है। कुछ दिन पहले आपको पता हो तो भारत के अंतर्गत एक अलग राज्य बनाने की मांग चली थी कि भारत में अलग राज्य बनाया जाए। भीम प्रदेश का नाम सुना होगा आप लोगों ने। हमारे क्षेत्र के अंतर्गत, पंजाब के अंतर्गत कई बार खालिस्तान देश बनाने की भी घोषणाएं होती है, मतलब मांग उठती है। मणिपुर के अंतर्गत देखो, वहां पर एक विशेष प्रकार का आंदोलन होता है, विशेष प्रकार की लड़ाइयां चल रही है। सर ऐसा क्यों होता है? क्या ये असमानता है? हाँ, इसको हम कई बार असमानता भी बोलते हैं, कई बार भेदभाव भी बोलते हैं भाई, कई बार भेदभाव भी बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ऊपर से यदि वे गरीब है और उसके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति लोगों, धार्मिक समूह है, खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। बताओ, और अगर कोई गरीब आदमी है, देखो हम गांव में एक बात देखते हैं, ये आपको भी पता होगा, कहते हैं ना कि गरीब के दोस्त बहुत कम होते हैं। पूजा, बहुत बढ़िया बेटा, काजल, प्रतिभा जी, शाबाश। हम ये बात सुनते कि नहीं सुनते? गांव में आप खुद देख लो, गांव के अंतर्गत जो पैसे वाला आदमी होगा, गांव में ये हर जगह की है, जिसके पास पैसे ज्यादा उसके खूब सारे दोस्त होते हैं, उसके खूब सारे दोस्त होते हैं, बहुत से लोग आते हैं। और वहीं जो गांव में कोई गरीब आदमी होता है, उनके कितने दोस्त देखे हैं आपने? देखा है, गांव का गरीब आदमी अगर कहीं कोई सरपंच के पास ही जाता, मैं एक छोटा सा उदाहरण, सरपंच जो प्रधान होता है उसके पास ही काम करवाने के लिए जाता है तो वो भी तुरंत नहीं करता, वो भी उसको 3-4 चक्कर कटाता है। और वहीं गांव का जो पैसे वाला आदमी है, जो प्रधान है गांव का, मतलब एक मुखिया आदमी है, उसके सरपंच या जो प्रधान होता है वो घर आकर के काम करके जाता है। ये भेदभाव नहीं तो और क्या है? किसी धर्म के लोग हैं, जैसे भारत के अंतर्गत में बात करूं, मुस्लिम धर्म के लोग हैं, अब एक धारणा बन जाती है कोई भी आतंकवाद हुआ है इसमें मुस्लिम धर्म के लोग करते हैं, जबकि ऐसा कहीं लिखा हुआ थोड़ी है। क्या मुसलमान सभी आतंकवादी होते? नहीं मेरे दोस्तों, कभी नहीं होते। लेकिन एक लोगों के अंतर्गत धारणा बना दी गई, भाई एक धारणा बना दी गई मेरे प्यारे बच्चों। आ जाओ, अब देखो, जैसे छोटे समुदाय के लोग होते हैं उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, दलित शब्द। दलित का मतलब क्या होता है कि दलित शब्द जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के लिए, पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वे शब्द को अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। एक होता है अछूत, अछूत शब्द बुरा लगता है ना, अछूत शब्द बुरा लगता है तो इन्होंने अछूत की जगह दलित शब्द का प्रयोग किया। दलित का जो मतलब होता है वो दबाया गया, कुचला गया। भाई दबाया गया, कुचला गया, मतलब क्या था? आज से अगर मैं 100-200 साल पहले की बात करूं तो दोस्तों पहले कानून तो था नहीं, भाई कानून तो था नहीं। होता क्या था? प्रशासन कैसे चलता था? राजा के शासन से चलता था। राजा कौन होता था? ऊंची जाति के लोग होते थे। राजा की व्यवस्थाएं कौन बनाते थे? ऊंची जाति के लोग बनाते थे। उन्होंने जो नीचे समुदाय के लोग थे, नीची जाति के लोग थे, उनसे खेतों में काम करवाते, नालियां साफ करवाते, अपने जो पशु होते उनके गोबर उठवाते, वो खेतों में उनसे काम करवाते। और जैसे जैसे परंपरा आगे बढ़ी वही का वही आगे बन गया। वही दोस्तों जाति प्रथा लागू हो गई कि ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है, यही हो गया।
तो दलित जो शब्द होता है उसका मतलब होता है दबाया गया या कुचला गया। अब एग्जाम के अंतर्गत यहां से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से दलित शब्द का अर्थ क्या होता है? भाई निम्नलिखित में से दलित शब्द का अर्थ क्या होता है? ऐसे बेटा बलवंत कुमार, इससे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है अभी तक, क्योंकि लोगों के एक सोच के अंतर्गत है भाई, लोगों की एक सोच के अंतर्गत है। कहते हैं कि जो चीज हमारे खून में मिल जाती है ना, उस खून को साफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। हालांकि लगातार जो एजुकेशन बढ़ रहा है, भारत में लिटरेसी रेट बढ़ी है, उससे बहुत फायदा हुआ है। आज से हम 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल पहले की बात करते तो गांव के अंतर्गत बहुत भेदभाव होता था। अब धीरे धीरे आज के समय हम लोग देखें तो आज भेदभाव बहुत कम है। आज एक ऊंची जाति का आदमी है, वो अन्य जाति के या छोटी जाति के लोग उनके घर खाना भी खाता है, साथ में डोलता भी है, घूमता भी है, फिरता भी है, काम भी करते हैं। लेकिन यही बात हम आज से 20 30 40 साल पहले की बात करते या 50 60 साल पहले की बात करते तो ऐसा नहीं होता था। अपने दादाजी से पूछना, वो बता देंगे आपको कि नीची जाति के लोगों के खेत में से नहीं निकलते थे पहले। किसी व्यक्ति की डेड बॉडी नीची जाति के लोगों के खेत में से नहीं लेकर के जाते थे। मेरी दादी बोलती थी, मतलब शायद मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए पता नहीं, बहुत पहले की बात बता रहा हूं मैं, मतलब हमारा तो जन्म ही नहीं हुआ था उस समय की बात। अब तो मेरी दादाजी भी इस दुनिया में नहीं रही, कि बेटा पहले नीची जाति के लोगों के खेत में से अगर कोई निकलता तो वो आकर के नाथे थे, वो आकर के नाथे थे मेरे प्यारे दोस्त। दलितों के अनुसार यह सब दर्शाता है कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। अब वही बात है, नाना पाटेकर वाला वो डायलॉग याद हुआ कि इसका खून काट करके देखो, इसका खून निकाल करके देखो, इसमें भी लाल है, मेरे में भी लाल है, इसके भी 2 आंख है, मेरे भी 2 आंख है, इसके भी 2 हाथ है, मेरे भी 2 हाथ है, ये भी नाक से सांस लेता है, मैं भी नाक से सांस लेता हूं, ये भी मुंह से बोलता है, मैं भी मुंह से बोलता हूं। फिर ये क्यों अछूत है, मैं क्यों ऊंची जाति का हूं? ये क्यों अछूत है, मैं क्यों नीची जाति का हूं? मेरे प्यारे डियर, रूढ़िवादी धारणा में भेदभाव में क्या है? रूढ़िवादी क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेरियोटाइप, अजम्पशंस एंड डिस्क्रिमिनेशंस? आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता होगा? ये तो जिसमें होता है वही पहचान सकता है। अभी मैं एक आगे अंबेडकर जी की एक कहानी सुनाऊंगा आपको। दोस्तों बी.आर. अंबेडकर जिन्होंने दलित समुदाय के लिए बहुत कुछ किया, हमारे देश के और हमारे देश के संविधान बनाने में उस आदमी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। शायद आज बी.आर. अंबेडकर जी अगर नहीं होते तो हमारे देश का संविधान इतना अच्छा बिल्कुल भी नहीं होता। उनकी एक छोटी सी ऐसी मैं बताता हूँ कि वो जिस कॉलेज में पढ़ते थे, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे दोस्तों, उनके लिए पानी का घड़ा अलग रखा जाता था, सोचो। और उस घड़े के अंतर्गत एक बार की बात है, उन्हीं का एक स्टेटमेंट था कि 2-3 दिन से जो घड़े में पानी डालने वाला व्यक्ति जो था वो स्कूल में छुट्टी पर था, वो स्कूल में छुट्टी पर था, तो 2-3 दिन तक बी.आर. अंबेडकर जी बिना पानी रहे थे स्कूल के अंदर, घर पर आकर के ही पीते थे। क्यों? क्योंकि अन्य जाति समुदाय के लोग थे, वो अपने घड़े में से अंबेडकर को पानी नहीं पीने देते थे। सोचो आप लोग। महानेता अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा कि उनका 1901 में यह अनुभव उनका 1901 में था, जब वे 9 साल के थे। महाराष्ट्र के कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिले गए थे। कोरेगांव एक बहुत बड़ी घटना भी हुई थी, कभी भविष्य में मौका मिलेगा या आप मॉडर्न हिस्ट्री में कोरेगांव घटना पढ़ोगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गया। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहां क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हम पिताजी या उनके नौकर से आने का इंतजार कर रहे थे। बी.आर. अंबेडकर उनके भाई लोग थे, वो सब जो एक रेलवे स्टेशन था, रेलवे स्टेशन के पास जाकर खड़े थे, वहां घंटे भर से खड़े थे रेलवे स्टेशन पे। जब स्टेशन मास्टर 1 घंटे से उनको देखा तो वो बाहर आया और उनको पूछा कि भाई आपको कहां जाना है। तो उन्होंने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है, वहां हमारे पिताजी हैं, हम पिताजी के आने का इंतजार कर रहे थे या उनके नौकर का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ना पिताजी है ना नौकर है, हमको वहां पर जाना है। अब देखो यहां इंटरेस्ट स्टार्ट होता है, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंचा था और हमें पता नहीं कि कोरेगांव कैसे पहुंचे। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। बी.आर. अंबेडकर साहब बात बोलते हैं कि मैंने और मेरे भाई लोग थे, हमने सबसे अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हम दिखने में ऐसे लग रहे थे कि हम किसी ब्राह्मण के बच्चे हैं। हमें देखो ये रहा, हमारे कपड़े बहुत कपड़े और बोली से कोई यह अंदाज नहीं लगा सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। निश्चित ही स्टेशन मास्टर को यह लगा होगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं दोस्तों,
ठीक है। और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन है। बिना एक भी पल सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार है। और महार दोस्तों बंबई प्रांत में समुदाय में अछूत माना जाता है। यानी स्टेशन मास्टर उनसे बात कर रहा था, वो अच्छे से जवाब दे रहे थे, अच्छे कपड़े पहन रखे थे उन्होंने, सब कुछ मामला सेट था। जैसे ही स्टेशन मास्टर ने पूछा कि आप किस जाति से हो, आप कौन हो, तब अंबेडकर साहब ने बोला कि हम महार है। और महार जो होता है वो नीची जाति के होते हैं मेरे प्यारे, जिसको अछूत बोलते हैं। उनको एकदम से धक्का लगा, किनको, स्टेशन मास्टर को। वे भौचक्के रह गए, एकदम चौकन्ने जो होते हैं ना, उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस गए और हम वहीं के वहीं खड़े हो गए। जैसे स्टेशन मास्टर को लगा कि ये तो नीचे जाति के लोग हैं, मैं इनकी हेल्प क्यों करूं, तुरंत अपने ऑफिस के अंतर्गत चला गया। वो देखते के देखते रह गए, वो देखते के देखते रह गए। 15-20 मिनट बीत गए, सूरज बिल्कुल छिपसा गया था। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उनकी जी अब अत्यधिक उदासी में ले ली थी। कि जो बच्चों के मन में उत्साह था कि आज हम पिताजी से मिलेंगे, जो खुशी थी, वो धीरे धीरे उदासी में छाने लगी। क्यों? ट्रेन आ नहीं रही थी, जाने का उनका कोई पता नहीं था, हेल्प उनकी कोई कर नहीं रहा था। अब उन्होंने उन्होंने यहां पर देखा कि आधे घंटे के बाद में स्टेशन मास्टर लौट कर आए, तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज्यादा दूर नहीं हो तो हम फौरन निकलना चाहते हैं। 15-20 मिनट बाद में वापस स्टेशन मास्टर आया कि भाई तुम लोग अभी तक यहाँ पर क्यों खड़े हो, क्या चाहते हो तुम लोग। बच्चों ने बोला कि साहब हम लोग कोरेगांव जाना चाहते हैं, अगर दूर नहीं है तो, और हमें ये बैलगाड़ी थोड़ी किराए पर मिल जाती तो हम चले जाते। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य देखो, आगे और देखो आप लोग, कि किराए पर कई बैलगाड़ियां चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार है, उसका पता सबको चल गया था। वहां जितने भी लोग, सबको पता चला कि ये नीची जाति के लोग हैं। कोई भी गाड़ी वाहन अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। कोई भी बैलगाड़ी वाला उन लोगों को साथ में नहीं लेकर के जाना चाहता था। बेटा गुमनाम, ज्ञान कमेंट में मत दे, ज्ञान देने के लिए मैं हूं यहां पर, है ना। हाँ ठीक है गुमनाम, वरना मैं यहां से बेटा फिर मैं परमानेंट ज्ञान दे दूंगा, तो थोड़ा पढ़ने के ऊपर फोकस कर। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी उसको अपनी गाड़ी के अंतर्गत बिठाने के लिए तैयार नहीं था। अब भाई साहब हम दुगुना किराया देने के लिए तैयार थे। बताओ, जहां 10 रुपए लग रहे थे ये 20 रुपए दे रहे थे। पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे पर नहीं बन सकती है। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। कि जिस स्टेशन मास्टर को पहले हम लोग लगे कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं, वो बैलगाड़ी वाले से मोल भाव कर रहे थे, इन बच्चों को तो वहां छोड़ दो। और जैसा ही हमने बोला कि हम नीची जाति के हैं, तो दोस्तों तुरंत उसने बैलगाड़ी वालों से बात करना छोड़ दिया। उनका नजरिया चेंज हो गया, उनसे हमने बात करने के लिए घृणा पैदा हो गई, एक नफरत पैदा हो गई। ये बात है 1901 की है ना, ये 1901 के लगभग की बात है ये भाई, 1901 के लगभग की बात है ये, 1901 की बात है ये। ठीक है, अब देखो ये बात डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने राइटिंग एंड स्पीचेज खंड 12 संपादन वसंत मून के अंतर्गत लिखी हुई थी। अब कल्पना करो कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदायी होगा अगर लोग आपसे दूर दूर रहे, आपको छूने से मना करे, तो आपको पानी पीने ना दीजिए। अब एक बार कल्पना केवल आप करके देखो आज के दिन में, कि अगर कोई व्यक्ति, आप पानी पी रहे हो, सोचना, कल्पना करना एक बार, आप पानी पी रहे हो, हाथ में घड़ा है, जैसे मेरे हाथ में यहाँ बोतल है, क्या नहीं है अभी तो, मैं पी करके बता देता आप लोगों को कि आप घड़े में से गिलास लेकर जैसे पी रहे हो, कोई बड़ा आकर आदमी या दूसरे आदमी आकर के आपसे हाथ में से पीते हुए पानी से आपने से हाथ गिलास छीन लेता है कि तुम नीची जाति के व्यक्ति हो, तुम किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को हो, हम तुम्हें पानी नहीं पीने देंगे, आप कैसा महसूस करोगे? अगर कोई व्यक्ति घोड़ी पर बैठ करके शादी कर रहा है, आपको घोड़ी से नीचे उतार दिया जाए कि तुम नीची जाति के हो, तुम्हें घोड़ी पर नहीं बैठने दिया जाएगा, आप कैसा महसूस करोगे? एक बार अपने आप में, ये सब के लिए, ये मैं केवल ये नहीं बोल रहा कि केवल नीची जाति के लोग सोचे, चाहे ऊंची जाति के हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो जाट हो, चाहे राजपूत हो, चाहे गुजरू, किसी भी समुदाय के हो,
ये सब सोचो एक बार, कल्पना करो कि क्या बीतती होगी उसके अंतर्गत। आपको केवल आपके धर्म के आधार पे, आपकी जाति के आधार पे, आपके रंग के आधार पे, चलो इतना ही छोड़ दो, भगवान ना करे किसी का हो, अगर कोई काले रंग का है, किसी का रंग काला है और उसको ये बोले ओए काला भग यहां से, कि ए कालू यहां से भग जा, तू काले रंग का है, तू हमारे बीच में नहीं रह सकता। किसी की हाइट छोटी है, उसको ये बोल दिया जाए कि तेरी हाइट छोटी है, तू हमारे बीच में खड़ा नहीं रह सकता, भग यहां से, कैसा महसूस करेगा। हम बोलते हैं ना कि ये हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट है। सोचो सेल्फ रेस्पेक्ट में दलित लोगों ने कितना अपमानजनक सहया है, हजारों साल, एक दिन ही हजारों साल मेरे प्यारे बच्चों, लंबे समय तक समानता के लिए संघर्ष, स्ट्रगल ऑफ इक्वलिटी खूब किया है हमने। समानता के लिए, आजादी से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। देखो ब्रिटिश शासन से आजादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों ने, औरतों ने, जनजाति लोगों, किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों के पास सब कुछ थे, हथियार थे, गाड़ी थे, बंगले थे, धन दौलत सब कुछ थे। हमारे लोगों के पास क्या थे? दलितों के क्या पास क्या थे? किसानों के पास क्या थे? औरतों के पास क्या थे? स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे थे, उनके पास क्या थे? केवल उनके पास एक समानता थी कि हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। और जब सब लोग मिलकर के लड़ाई की, तभी हमें ये आजादी मिली। किसी एक आदमी ने तो आजादी दिलाई नहीं। हम किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम दे दे कि भाई केवल महात्मा गांधी ने दिलाई है, केवल बी आर अम्बेडकर ने दिलाई है, केवल भगत सिंह ने दिलाई है, केवल सुभाष चंद्र बोस ने दिलाई है, केवल जवाहरलाल नेहरू ने दिलाई, ये तो संभव ही नहीं है। लंबे समय से अगर हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो मैं आपको अगर 1857 की क्रांति या उससे पहले ही से बताऊं दोस्तों, बक्सर का युद्ध के अंतर्गत, आप मतलब बहुत पहले से देख लो, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में, 1600 से लेकर के 1947 तक, लगभग 350-400 वर्षों के अंतर्गत कितना संघर्ष किया हमारे देश के लोगों ने। सबने मिलजुल करके तो किया था, अकेले ने थोड़ा ना किया था। जैसा कि पहले की बात हुई कि बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। बहुत दिनों तक दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे ही उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदार और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। गांव के अंतर्गत जो जमींदार लोग होते थे, पैसे ज्यादा देते थे, 100 रुपए दिया था, 100 के 500 रुपए वापस वसूलते थे, भाई साहब चक्रवर्ती ब्याज तक लगाते थे। 1947 में भारत जब आजाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों को उसके खिलाफ किस तरह का संघर्ष किया है। और देखो आज भी ये खत्म नहीं हुआ है। आज भी अगर मैं महिलाओं के साथ असमानता की बात करूं, तो आप सऊदी अरब में देखो, आज हमारे भारत के अंतर्गत अगर मैं महिलाओं की बात करूं, तो चलो एक काफी हद तक परिवर्तन हुआ। आज शहरों के क्षेत्र में आज महिलाएं लड़कों के कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलती है। लेकिन आप सऊदी अरब में देखो, सऊदी अरब में कोई महिला गाड़ी नहीं चला सकती। केवल वहां का जो बुर्का, जो पहनावा, केवल वही पहनावा पहन सकती है। अपने पति से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती, घर से बाहर नहीं जा सकती। वो क्या उसके लिए आजादी है? अमेरिका इतना बड़ा देश है, लेकिन 1970 या 60 के लगभग वहां पर महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया था। वहां पे महिलाओं को पहले वोट डालने का अधिकार नहीं था कि केवल पुरुष वोट देंगे, महिलाएं वोट नहीं देगी। क्या ये बात सही है? ऐसा होना चाहिए। आज मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि बेटा है वो दिल्ली पढ़ सकता है, देहरादून पढ़ सकता है, लखनऊ पढ़ सकता है, आगरा पढ़ सकता है, पटना पढ़ सकता है, जयपुर पढ़ सकता है। क्या बेटी को पढ़ाने के लिए एक हिचकिचात नहीं है पापा जी कि तू तो छोरी है, शादी कर देंगे, अगले घर जाएगी? क्या ये भेदभाव नहीं है? ये भेदभाव नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे बात करें। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे अंबेडकर साहब। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत के सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। आज हम जैसे कोई भी फॉर्म भरते हैं, तो उसमें हमसे एक जरूर पूछ ली जाती है, नेशनल, इंडियन भरते हैं हम लोग। भाई हम लोग इंडियन बताएगी। आज हमारा पूरा भारत एक है। हाँ, मानते हैं कुछ हद तक अभी भी भेदभाव है, लेकिन बहुत कम रह गया। जहां पहले 100% था, अब वो मात्र कोई 15%, 20% भेदभाव रहा है। आज लड़कियां हैं वो अच्छी कॉलेजों में पढ़ रही है, लड़कियां अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, लड़कियां आज IIT में जा रही है, लड़कियां आज MBBS मेडिकल में कर रही है, लड़कियां आज IAS ऑफिसर बन रही है, IPS ऑफिसर बन रही है, पायलट बन रही है। आज लड़ाइयां कर रही है दोस्तों। मतलब अब बोलोगे सर लड़ाइयां तो पहले ही करती थी लड़कियां हैं, लड़ाइयों में तो हमेशा से लड़कियों को विशेष अधिकार रहा है। अब ये बात तो केवल शादीशुदा लोग ही जानते हैं।
भाई ये बात तो केवल शादीशुदा लोग ही जानते हैं भाई, लड़कियां लड़ाई करने में हमेशा से अग्रणी रही है। लेकिन अगर हम लोग वर्तमान परिदृश्य के बारे में बात करें तो आज तो महिलाओं में बहुत सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? बिल्कुल हुआ। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है। इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया। लोग अपने पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आजाद है। बिल्कुल सही बात है। ये देखो भाई साहब, ये गांधी जी थे, गांधी जी नहीं, माफी चाहता हूं, ये वो लोग हैं जब हमारा संविधान लिख रहे थे। संविधान लिख करके उन्होंने बोला कि अब हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबको एक साथ रखेंगे, है ना? हाँ, दीक्षा जी समझ गए कि इसका मतलब आप मैरिड हो। वो एक कहावत है कि हर औरत में दुर्गा का अवतार होता है, असली अवतार वो शादी के बाद में दिखाई देता है। सही है ना ऐसा? चलो आइए, छोड़िएगा। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाएगा। आज नौकरी आएगी, सीटेट की वैकेंसी आएगी, इसमें लड़का भी देंगे लड़कियां भी देंगे। आज डीएसएसबी की वैकेंसी आई है, डी ट्रिपल एसबी की वैकेंसी आई है, आप भी उसमें दोगे। कल टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आएगी, लड़का लड़की सब देंगे। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आती है, लड़का लड़की सब देते हैं। मतलब जितने भी एग्जाम्स आते हैं सबको बराबर अधिकार है। क्या पहले था? नहीं भाई, पहले नहीं था। फिर भी अभी भी कोई गरीब तबके का व्यक्ति जो पिछड़ा हुआ है, आज भी हम उनको आरक्षण देते हैं। आरक्षण दे करके उसको बराबर ला करके खड़ा करते हैं, उसको आगे ला करके खड़ा करते हैं हम लोग। देखो, संविधान के लेखकों ने यह भी कहा है कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्योहार मानने और अपने आप को खुले रूप में अभिव्यक्त करने की आजादी होनी चाहिए। है कि नहीं है? कि अपने आप को खुले अभिव्यक्त करने की, कई बार बोलते हैं ना कि आपको अपना खुद का स्वयं का डिसीजन लेने के लिए। मान के चलो जैसे कोई बालिका है, चंदा यादव है, चंदा यादव को उसके घर वाले बोले कि नहीं, तुम्हें सीटेट की तैयारी नहीं करनी है, तुम तो दिल्ली पुलिस की करो, तुम तो यूपी पुलिस की करो, तुम तो बिहार पुलिस की करो, तुम तो राजस्थान पुलिस की करो। इसकी तब इच्छा ही नहीं है, इसकी इच्छा है कि मैं तो एक शिक्षिका बनूंगी, मैं तो एक अध्यापिका बनूंगी। तब दूसरा उसके ऊपर प्रेशर बनेंगे तो क्या ये काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। आपसे अगर कोई दूसरा बालक देख लो, सपना देख लो, रूबी देख लो, दीक्षा देख लो, किसी से बोल लो, अगर आपको अपना स्वयं का निर्णय लेने का अधिकार नहीं, आपको क्या कपड़ा पहनना है, क्या आपको खाना है, क्या आपको पढ़ाई करना है, कहां आपको जाना है, अगर यह स्वयं के फैसले आप नहीं लोगे तो क्या आप कहते हैं कि सुखी रह पाओगे, आप प्रसन्न रह पाओगे? नहीं। पहले जी हमारे दादी जी, हमारे पिताजी क्या बोलते थे कि बेटा हमारी, जब आज पूछना आपने दादी जी से पूछना, जिनके दादी जी है, कि दादी जी आपकी शादी कैसे हुई थी, आपकी शादी में क्या आपने पहले दादाजी को देखा था क्या? दादी जी बोलेगी बेटा हमारी शादी तो गांव में जो नाई होता था वही सगाई तय करके आता। गांव में मतलब दादी के मम्मी पापा भी नहीं, गांव का कोई फोर्थ पर्सन वो सगाई तय करके आ गया और शादी हो गई। वैसा पहले ऐसे ही होता था। आज अगर हम लोग देखें, लड़कियां खुद अपने मन पसंद के लड़के से शादी करती है, लड़के करते हैं अपने मन पसंद की लड़की से शादी। ये हमें कहां से मिला? हमारे संविधान ने दिया। हमारा संविधान का आर्टिकल 21 हम लोगों को ये अधिकार देता है। हमें अपने मन पसंद लड़का या लड़की से शादी करने का अधिकार देते हैं, हमें स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं, हमें जीवन जीने का अधिकार देते हैं, हमें आजादी का अधिकार देते हैं, आज हमें बोलने का अधिकार देते हैं। आज हमें हर वो अधिकार है जो हर एक व्यक्ति के पास होना चाहिए, वो हर व्यक्ति के पास होना चाहिए मेरे दोस्त। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्योहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। दीपावली को कुछ लोग पटाखे छोड़ते हैं, जरूर थोड़ी कि अब दीपावली आ गई तो सबको पटाखे छोड़ने हैं। कुछ लोग नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। ईद आ गई, सब लोग एक दूसरे गले मिलते हैं, जरूर थोड़ी सब लोग गले मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। एक आदमी के ऊपर एक विशेष प्रकार की संस्कृति थोपनी नहीं है। सबको बोलता है कि हिंदी भाषा बोलोगे, नहीं बोलनी है भाई, हिंदी भाषा क्यों बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कोई अंग्रेजी बोलेगा, कोई संस्कृत बोलेगा, कोई पारसी बोलेगा, जो इसकी इच्छा है वो बोलो। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हम सेक्युलर है। हमारे लिए हिंदू भी उतना ही बड़ा है, मुस्लिम भी इतना ही बड़ा है, सिख भी इतना ही बड़ा है, बौद्ध भी इतना ही बड़ा है, जैन भी इतना ही बड़ा है, पारसी भी इतना ही बड़ा है। जितने भी धर्म है वो सब हमारे लिए एक जैसा है। हमारे लिए मतलब हमारी सरकार के लिए। जैसे पाकिस्तान देश है, बांग्लादेश में अभी आपको पता है क्या चल रहा है। पाकिस्तान केवल धर्म के आधार पर ही अलग हुआ है। पाकिस्तान बोलता है कि मैं मुस्लिम धर्म के आधार पर मेरा देश है और यहां पर केवल मैं मुस्लिम धर्म को बढ़ावा दूंगा, अच्छे अन्य धर्म को नहीं दूंगा। भाई मुझे भी क्या, मैं अन्य धर्म को बढ़ावा नहीं दूंगा।
बिल्कुल बिल्कुल योजना चौधरी, आपको भी, सबको है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। पालन करते हैं, इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं मेरे प्यारे डियर। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया, पर पाठ इसी बात को उठता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करना होगा। यानी आज भी हमारे देश के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों समानता, असमानता खत्म नहीं हुई है। मैंने क्या बोला, काफी हद तक खत्म हुई है, लेकिन जहां 100% थी आज वो 80% खत्म हो गई, 20% है, लेकिन आज भी 20% है। उसको भी खत्म करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है। समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के लिए संघर्ष, उसके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी है, और ये हमेशा होते रहेंगे। कुछ दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने एक छोटा सा फैसला दिया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति में अब सब कैटेगराइज होगी। कैसे भारत के जितने भी दलित समुदाय के लोग थे सब एकजुट होकर के आंदोलन किया। मोदी जी बैकफुट पे बोला कि भाई मैं ऐसा नहीं करूंगा। कुछ साल पहले देश में किसान आंदोलन हुई, किसानों के ऊपर मतलब नई बिल बने कि भाई 2 मिनट, अब जो बिल बनेगा, ये बिल आए हैं ये 3 किसानों के लिए, लेकिन किसानों को वो अच्छे नहीं लगे, आंदोलन किया, बैकफुट पे गई सरकार, वापस उन्होंने ये कानून लिए। ये थोड़ी तो समानता हुई है। आंदोलन करने का अधिकार है, हमें अपनी बात रखने का अधिकार है, बिल्कुल है। क्या पहले था? नहीं। क्या आज हम 100% हमारे देश में समानता हो गई है? नहीं हुई। आज भी बहुत जगह लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। आज भी लड़कियों को अपने मनपसंद के लड़के से शादी नहीं करने दी जाती है। आज भी लड़कियों को अपने मनपसंद पढ़ाई नहीं करने दी जाती है। थोप दिया जाता है कि तू 11th में आ गई, तुझे बायोलॉजी लेना है, बस तुझे डॉक्टर बनना है। अरे नहीं बनना उसको डॉक्टर, हो सकता है उसको इंजीनियर बनना है, हो सकता है उसको प्लेयर बनना है, लेकिन नहीं, तुझे नीट की तैयारी करनी है। जबरदस्ती हम अपना बोझ उसके ऊपर डाल देते हैं। ये अपना पार्ट था समानता और विविधता। अब दिमाग में आता सर यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। देखो मैंने कल भी बताया था, आज भी बताऊं, पहला और दूसरा 2 पार्ट है, ये हमारी केवल सोच को ब्रॉड करते हैं, हमारी सोच को बढ़ाते हैं। यहां से एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब जो तीसरा लेसन आएगा सरकार, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सरकार वाला जो चैप्टर होगा वो पढ़ेंगे हम आप लोगों से सोमवार को, अगले सोमवार को। अब हम ऐसा करेंगे कि हम 45 मिनट या 40 मिनट आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, अगले 5 से 10 मिनट जितने भी इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं वो मैं कराऊंगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं। कैसी लगी क्लास एक बार जरूर बताना, कमेंट करके भी जरूर बतानी है आप लोगों को आपकी ये क्लास कैसी लगी है नीचे। ठीक है ना, मैं चलता हूं, मिलूंगा आपसे सोमवार को। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।